हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब आज हम हमारे सेकंड लेक्चर के लिए मिले हैं। ओके, यस, गुड मॉर्निंग महेश, गुड मॉर्निंग संग्राम, गुड मॉर्निंग गायत्री, गुड मॉर्निंग निशा, एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ओके, एंड सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको अपोलोजाइज करना चाहूंगी कि कल हमारा जो सेशन था वो बीच में ही रुक गया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम वही सब जो हम कल डिस्कस करने वाले थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हम न्यू टॉपिक भी सीखने वाले हैं। ओके, तो फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जो कल हमारे साथ नहीं थे और आज हमारे साथ है, उनके लिए हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है और वो आपके एग्जाम में क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए वही सब हम आज क्विकली रिपीट करेंगे विद इन नो टाइम एंड हम हमारा न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर सेशन, I would like to tell you few things about IFAS. ओके, सो अगर आप किसी भी नेट, गेट या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर अच्छी कोचिंग चाहिए है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, जहां पे आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड आपको स्टडी मटेरियल। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को सेल्फ स्टडी करना पसंद है, बस गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वी हैव स्टडी मटेरियल कि जिसके थ्रू आप आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी एग्जाम हो, CSR, नेट हो, गेट हो, सेट हो, उसके एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन जो साइट है वो है www.ifasonline.com। आप उस पर विजिट कीजिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप उस पर कॉल कीजिए एंड आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, so and I would like to, this is a very proud thing for IFAS and I would like to share it with you। हमारा जो रिजल्ट था MH सेट का, जो हमारा रिजल्ट था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारे 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई की है MH सेट, उनके ये नाम है। यू कैन सी कितने सारे स्टूडेंट ने IFAS की हेल्प से ये पर्टिकुलर जो सेट की आपकी एग्जाम होती है वो क्वालिफाई की है, तो आप भी IFAS के साथ जुड़ के वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब मैंने आपको बताया कि टीचिंग मतलब पढ़ाना एंड एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाने का नॉलेज होना या पढ़ाने के लिए वो एबिलिटी होना, दैट इज कॉल्ड एज टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड ये जो वर्ड है, एप्टीट्यूड मतलब किसी भी चीज का जो थरो नॉलेज होता है, ओवरऑल नॉलेज होता है, उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। तो टीचिंग का जब आपके पास ओवरऑल नॉलेज होगा तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड, इसीलिए मतलब नॉलेज पाने के लिए, टीचिंग का थरो नॉलेज पाने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड ये पूरा का पूरा कोर्स होता है। अब ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे कि ये कोर्स की जरूरत ही क्या है। नाउ स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, अगर आप सेट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आपको टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना है। एम आई राइट? तो अगर आप टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको टीचिंग के बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप एक अच्छा टीचर बन पाओगे। करेक्ट? तो इसीलिए आपको ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर आपका होता है, विच इज पेपर 1 इन योर सेट एग्जाम,
ये आपको गाइडेंस देता है या ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है कि एक टीचिंग के लिए आपको कौन कौन सी चीजें आप में इनकलकेट करने की जरूरत है। ओके, अगर आप पे वो चीजें ऑलरेडी होंगी तो बस आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस ये सारी चीजें मुझे टीचर बनने के काम आने वाली है। और अगर उसमें से कोई चीजें नहीं आपको पता होंगी तो वो सीखने में ये पूरा कोर्स आपको हेल्प करेगा। ओके, अब दूसरी चीज, जो सेट एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है विच इज पेपर 1, ये पेपर कंपल्सरी पेपर होता है। ओके, इस पेपर को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये पेपर जो है, ये पेपर बहुत ही जरूरी होता है और ये पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स के लिए आता है। नाउ यू कैन सी कि इस पेपर का वेटेज कितना है। दिस पर्टिकुलर पेपर कम्स फॉर 100 मार्क्स। ये पूरा पेपर, एक ही पेपर 100 मार्क्स के लिए आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो सब्जेक्ट पेपर होता है वो अलग होता है। ओके, तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं 60। टोटल क्वेश्चंस आपको 60 पूछे जाएंगे। ओके, एंड इन 60 क्वेश्चंस में से यू हैव टू आंसर ओनली 50 ऑफ देम। ठीक है, तो बाकी 10 का क्या होगा? तो जो बाकी के 10 क्वेश्चंस है दे आर एक्स्ट्रा। ओके, so these are extra questions। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं एंड आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। ओके, यस, कितने मार्क्स का होता है मैम? ओके, तो जैसे मैंने बताया अभी 100 मार्क्स का होता है ये पूरा पेपर एंड उसमें आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे कि बाकी के 10 मतलब 50 आपने अटेम्प्ट कर लिए तो इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा? राइट, क्या आपको सभी आंसर करने हैं? यस, डेफिनेटली आप सभी 60 के 60 आंसर कर सकते हैं। तो आप इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो जो आप फर्स्ट 50 आंसर करते हैं क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। ओके, मतलब आपको 60 क्वेश्चंस है, उसमें से आपने डिसाइड किया कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं आता। ठीक है, 4 जो है आपका, इसका आंसर आपको नहीं आता। तो स्किप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए ही मत, आप मार्क मत कीजिए। ठीक है, एंड अगर आपको 54th का आंसर आता है, आप श्योर हो कि हाँ मुझे 54th का आंसर आता है, तो पहले उसे मार्क कीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस आप फर्स्ट 50 मार्क करते हैं उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, you are talking about Assam paper, right? So I am not talking about Assam right now. I am talking about MH set. Okay? तो MH set का पेपर पैटर्न ये होता है. Okay? And if okay, so Shantanu is telling me that the paper pattern has been changed. ठीक है, तो जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से तो यही पेपर पैटर्न है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीचेक इट। ओके, एंड आई विल मेक श्योर कि क्या उसमें सच में कुछ चेंजेस है या नहीं है। ओके, एंड थैंक यू सो मच शांतनु फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड हम चेक करेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन चेंज हुई है या नहीं हुई है। ओके, लेकिन एज ऑफ नाउ तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। और जो पूरा है
ओके ओके, धनश्री इज ऑल्सो सेइंग कि अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है जिसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका सही हो सकता है, आई नो डाउट कि मैं डिनाई कर रही हूं, मैं खुद भी चेक करूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो। ओके, तो ये हो गया, और इसको निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक चीज ध्यान रखिए। और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो जो टॉपिक आते हैं अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे ये लेक्चर सीरीज में, वो ये टॉपिक्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स और लेवल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं, सो देयर इज नॉट ओनली द टीचर। Okay, see, so there is not only the teacher that teaches, इसमें स्टूडेंट का, लर्नर्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको कोई चीजें बता रही हूं, इफ यू अग्री विथ मी आप यस बोलते हो, इफ यू डोंट अग्री विथ मी आप नो बोलते हो, और आप आपकी राय मुझ तक लेके आते हो, करेक्ट? तो दिस इज द वे दैट टीचिंग एक्चुअली वर्क्स। अब क्या ऐसे चलेगा कि मैं आपको आऊंगी, पढ़ाती रहूंगी, आपको समझ में आया है या नहीं, या मेरे लर्नर्स को समझ आया है या नहीं, ये बिना पूछे, बिना सोचे समझे क्या मैं सिर्फ पढ़ाती रहूंगी तो क्या वो बेनिफिशियल रहेगा? मेरी लैंग्वेज ही आपको नहीं समझ आ रही, आई एम टॉकिंग इन सम अदर लैंग्वेज विच इज नॉट फेमिलियर टू यू, will that lecture be beneficial for you? Obviously not, correct? इसीलिए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी मुझे पता होनी चाहिए कि मेरे लर्नर्स मुझसे क्या चाहते हैं, या उनका माइंड ऑफ या स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, करेक्ट? तो उसके बेसिस पे मैं मेरे पढ़ाई करूंगी और मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी भी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है। वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जरूर स्टडी करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ओके, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद मेथड्स, अब मेथड कौन कौन सी यूज करनी चाहिए टीचिंग के लिए, जैसे आप अभी देख रहे हो, क्या अभी के सिचुएशन में, अभी के पैंडेमिक सिचुएशन में क्या क्लासरूम टीचिंग बेनिफिशियल रहेगा? क्या वो मेथड हम फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ऑनलाइन मेथड फॉलो करनी पड़ रही है यहाँ पे, राइट? तो इस तरह से एक ऑफलाइन मेथड होती है और एक ऑनलाइन मेथड होती है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करनी पड़ती है। जैसे मान लो जो हमारे लर्नर्स हैं, नाउ कंसिडर यू एज अ टीचर। ओके, तो अगर आप टीचर हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बहुत ही फास्ट लर्नर्स है, उन्हें सब बेसिक नॉलेज उन्हें सब पता है, तो क्या आप उनको एकदम बेसिक से पढ़ाओगे तो उनको कुछ फायदा होगा उसका? नहीं। तो आपको आपकी जो टीचिंग मेथड है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी एडवांस रखनी पड़ेगी, करेक्ट? तो लेकिन अगर मान लो अपोजिट सिचुएशन है, आपके जो लर्नर्स है वो वीक है पढ़ाई में, या वो स्लो लर्नर्स हैं, उनको जल्दी समझ नहीं आ रही चीजें, तो क्या आप उनको फास्ट हर चीजें समझाते रहोगे तो बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा। तो आपके स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपको आपके मेथड्स, जो मेथड आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स है, एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, फिर आता है ऑफलाइन मेथड एंड ऑनलाइन मेथड, और बेसिक जो कुछ भी मेथड्स आती हैं वो हम अदर में कंसिडर करेंगे। ओके,
Okay, ma'am, please cover entire teaching aptitude. It will be very helpful for us. Can you, okay, Shantanu, can you please specify complete teaching aptitude? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो, जैसे पेपर का नाम होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके? तो आप क्या उसमें के हर एक पॉइंट, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड ले लो, ऐसे अलग अलग कहना चाहते हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे पॉइंट्स आप कह रहे हो? क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑल दीज पॉइंट्स, देन आई एम 100% श्योर कि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे ये लेक्चर सीरीज में, ओके? तो ये तो कवर हो ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप रिसर्च और जो आप अगर आप रिसर्च या फिर बाकी कम्युनिकेशन या ऐसे सब के बारे में बात कर रहे हो, तो वो भी मैं कवर करने का जरूर ट्राई करूंगी, ओके? या ओके चैप्टर्स विच कम इन सेट एग्जाम, ये श्योर आई विल डू दैट। तो उसके बाद आता है टीचिंग एड्स, ठीक है, एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स। तो टीचिंग एड्स जो है, इसके बदले आजकल एक और चीज मतलब हम एक और टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ओके? इट इज समवॉट सिमिलर टू आवर टीचिंग एड्स ओनली। द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या क्या होती है, टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है, वो हम टीचिंग एड्स में देखते हैं। एंड द लास्ट इज इवैल्यूएशन सिस्टम। सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, अब आती है इवैल्यूएशन की बारी। उसमें टेस्ट होता है कि आपको कितने हद तक समझ आई हैं चीजें, ओके? तो वो इवैल्यूएशन सिस्टम कौन कौन से चीजों पे बेस्ड होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सब भी हम स्टडी करेंगे। क्लियर? नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो कि हमारे जो सर है, हाँ स्टूडेंट्स बताइए, इज माय वॉइस क्लियर टू यू नाउ? Just comment in the comment section so that we can move ahead. Okay. Thank you so much, Saili. So let's move ahead. What I was telling you is that कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे सर एक है और ये सर बच्चों को थ्रू पिक्चर पढ़ा रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स वी कैन यूज। ये सर पिक्चर पढ़ा रहे हैं, आप जब स्कूल में थे तो आपको अलग अलग मेथड से पढ़ाया जाता होगा। सो ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है कि इट इज एबिलिटी टू टीच। बस आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए पढ़ाने की, और अगर मान लो आपके पास वो नहीं होगी तो भी आप वो बिल्ड कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की हेल्प से। यह पूरे कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है कि जिसकी हेल्प से आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पता चलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, बहुत जनरल नॉलेज मिलेगा, जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, ओके? तो अब हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी स्किल्ड in teaching by receiving formal and informal training। फॉर्मल ट्रेनिंग भी लेते हैं और इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने एक और चीज कल के सेशन में देखी थी, वो थी कि ये टीच ये कहाँ से इन्वेंट हुआ है ये वर्ड। तो ये हुआ है टेक्नो से, ओके? टेक्नो ये वर्ड से लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग है आर्ट, इंग्लिश मीनिंग उसका आर्ट है, ठीक है? तो टीचिंग इज अ साइंस ऑफ आर्ट, साइंस ऑफ आर्ट्स, ठीक है? ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए और ये वर्ड आप ध्यान में रखिए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो आपको एग्जाम में पूछ सके कि टीच ये वर्ड कहाँ से इन्वेंट हुआ है। तो यू शुड नो कि वो टेक्नो इस वर्ड से हुआ है, ओके?
And the basic thing about teaching aptitude is that teaching is not only giving lecture. ठीक है, हमेशा ये बात स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि टीचिंग ये सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता. इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस, जिसमें जब टीचर लेक्चर देती है तो आप एज अ लर्नर वो लेक्चर लेते भी है, राइट? वो नॉलेज टीचर देती है और लर्नर्स वो नॉलेज लेते हैं. तो इट्स अ टू वे प्रोसेस. जैसे अभी हम कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, उसके रिप्लाई आप मुझे कॉन्स्टेंटली दिए जा रहे हो, राइट? तो दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ओके, तो टीचिंग एंड लर्निंग ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं. ओके, तो इसमें सिर्फ टीचर ही इन्वॉल्व नहीं होती, तो स्टूडेंट्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है. जैसे जो भी मैं बता रही हूँ, जब तक आपकी तरफ से मुझे रिप्लाईज नहीं आएंगे, क्या मुझे समझ आएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको पता चल रहा है, आपके लिए वो बेनिफिशियल है, क्या आपको वो चीजें समझ आ रही हैं, राइट? तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप जब रिप्लाई दोगे तो उससे मुझे पता चल रहा है कि यस, माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग देम. ठीक है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर और दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ टीचिंग. So you can see your teaching is a two-way process in which teachers and students both are involved. Next, तो अब जो टीचिंग है, एंटायर टीचिंग एक्ट जो होता है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज. इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि आपको अगर अगर आप टीचर बनते हो तो आपका काम क्या रहेगा, आपको स्टूडेंट को पहले इंट्रोडक्शन करवाना है. जो भी आप पढ़ाने वाले हो उसका इंट्रोडक्शन तो जरूरी है, राइट? तो दैट विल कम योर फर्स्ट फेज. क्या आप उनको डायरेक्ट बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना सिखाओगे, या क्या उनको बहुत थियोरेटिकल चीजें बताओगे? तो क्या उनको समझ आएगी वो चीज? ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि उनको यही नहीं पता होगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है. तो वो सारी चीजें आएंगी आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में. ओके, देन कम्स द डेवलपमेंट एंड फिक्सेशन फेज. डेवलपमेंटल एंड फिक्सेशन फेज जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम स्टूडेंट का डेवलपमेंट करते हैं. अब बेस हमने यहाँ पे बता दिया उनको, इंट्रोडक्शन में हमने उनको बेस उनका क्लियर कर लिया. अब हम उनका डेवलपमेंट करेंगे, छोटी छोटी चीजों से हम उनको आगे 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 उनको और बढ़ाते रहेंगे. एंड फिर हम उनका फिक्सेशन करेंगे. फिक्सेशन मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट उनकी क्लियर नहीं है तो वो हम रिपीट करके वही चीज उनको वापस एक्सप्लेन करके वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में फिक्स कर देंगे. सो इट इज अ डेवलपमेंट एंड फिक्सेशन फेज. एंड थर्ड है इवैल्यूएशन फेज. इवैल्यूएशन फेज में क्या होता है कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट 2 फेजेस में जो कुछ भी सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, वो उनको कितना समझ आया है ये टेस्ट करने का काम इवैल्यूएशन फेज का होता है. यहाँ पे एग्जाम्स लोगे आप, स्टूडेंट के टेस्ट्स लोगे. इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटन, इट कुड बी MCQ टाइप, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन मेन मोटिव क्या रहेगा आपका कि आप टेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि क्या उनको जो भी उन्होंने नॉलेज. आफ्टर आवर लेक्चर सीरीज, जब हमारा ये 5 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो हम एक मेंटी क्विज खेलेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपको और वो 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा. वो जो क्वेश्चंस होंगे वो जो कुछ भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसी पे बेस्ड होंगे. तो वही होगा आपका इवैल्यूएशन फेज, राइट? तो आप द बेस्ट एग्जाम्पल आप समझने, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारी ये लेक्चर सीरीज का ले सकते हो. जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया, ओरिएंटेशन किया, करेक्ट? फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, डेवलपमेंट एंड फिक्सेशन.
एंड आफ्टर आवर लेक्चर सीरीज एंड्स फिर हम खेलेंगे मेंटी क्विज, जिसमें आपका इवैल्यूएशन होगा कि आपको कितना समझ आया है पूरा कॉन्सेप्ट, ताकि और आपको पता चले कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आप कौन से टॉपिक में वीक हो और कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, तो आप उस हिसाब से खुद का प्रिपरेशन कर सकते हो। अंडरस्टूड द पॉइंट? I completely agree with you, Afra, that the lecture you want it in English, but there are students who also want it in Hindi. So then I will try to explain it to you in English as well as in Hindi. Okay, I'll try my best. ठीक है, तो कि वो इंग्लिश में भी हो एंड हिंदी में भी हो. So let's move ahead. Then there are three viewpoints: authoritarian, democratic and laissez-faire attitude. इसमें होता है, ये होता है टीचर बेस्ड या टीचर फोकस्ड. ओके, ये होता है टीचर फोकस्ड. अथॉरिटेरियन मतलब टीचर के पास पूरी अथॉरिटी होती है, टीचर जो कुछ बोल रहे हैं वही आपको सुनना पड़ेगा. सेकेंड होता है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें हर एक को उसकी राय देने का मौका मिलता है. ओके, और उस हिसाब से डेमोक्रेटिक चलता है. तो ये थोड़ा बहुत लर्नर बेस्ड भी होता है, लर्नर सेंटर्ड या लर्नर फोकस्ड होता है, जिसमें लर्नर क्या चाहते हैं वो देखा जाता है. और लाइसेज फेयर एटीट्यूड जो होता है, ये इन दोनों को मिला के बनता है. टीचर फोकस्ड प्लस लर्नर फोकस्ड, जिसमें टीचर भी कुछ चीजें बताएंगी, टीचर के पास भी अथॉरिटी रहेगी और कुछ चीजें डेमोक्रेटिक भी रहेंगी. ठीक है, तो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज थिंग्स, बोथ अथॉरिटेरियन प्लस डेमोक्रेटिक. वो आएगा लाइसेज फेयर एटीट्यूड में. ठीक है, तो ये तीन आप हमेशा याद रखिए, दीज आर द थ्री वेज. तो वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच आर द थ्री वेज और देर आर हाउ मेनी वेज इन विच द टीचिंग हैज बीन डन. ठीक है, तो यू शुड नो दैट देयर इज अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लाइसेज फेयर एटीट्यूड. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स आवर न्यू टॉपिक. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब हमने कल जैसे डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है. ऑब्जेक्टिव मतलब होता है मकसद. तो ये पूरे टीचिंग का मकसद क्या है वो हम जानेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी. अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंक टीचिंग का मकसद क्या है, व्हाट विल यू आंसर मी? Okay, yes, Sangram, you are correct. It is aim. Now I am asking you a different question, that is, what do you think is the aim of teaching? What is the aim of teaching? What do you think is the aim of teaching? Aim is correct. I completely agree with you that objective means the aim, but what is the aim of teaching? Can anybody tell me what do you think, what is the aim of teaching? मकसद क्या है टीचिंग का? तो अब तक yes, understanding, absolutely correct. Understanding, to give knowledge to student. Yes, this is what the answer I was expecting. तो हमें क्या पता होता है? To impart knowledge. To impart knowledge, है ना? तो इम्पार्ट नॉलेज मतलब होता है, जो हमारा मकसद है वो क्या है? स्टूडेंट तक नॉलेज पहुंचाना. लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज पहुंचाना ये ही मकसद हो सकता है? ये तो करेक्ट है, टू इम्पार्ट नॉलेज, ये एकदम सही है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता.
ओके, सो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आपको स्टूडेंट को इस वे में बिल्डअप करना होता है कि वो उनका नॉलेज खुद ढूंढे। टू इम्पार्ट नॉलेज, ये तो थोड़ा बहुत तरीके से स्पून फीडिंग हो गया, राइट? तो आपको आपके स्टूडेंट को एज अ टीचर ऐसे ट्रेन करना होगा कि वो उनका नॉलेज खुद ढूंढे। नाउ यू कैन सी that there was this question asked in your exam, previous year exam, जिसमें क्वेश्चन क्या था? the chief objective of teaching is। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज आपके पास है बस उसका ट्रांसमिशन करना, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। नेक्स्ट है स्टिम्युलेट क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर नॉलेज। थर्ड है हेल्प चिल्ड्रन टू डू वेल इन एग्जाम्स, एंड लास्ट है टू फैसिलिटेट रिसर्च। तो चीफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज बी। आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी है। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों ये करेक्ट आंसर है? अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपने ऑप्शन बोला वो भी प्रेजेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होता, आपको स्टूडेंट को उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है कि वो खुद नॉलेज डिस्कवर भी करे। यस, सो दैट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग। आपको स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है एज अ टीचर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्टूडेंट्स सेट एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है ना, डोंट लुक एट दिस पेपर एज ओनली टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, ये जो आपका पेपर है ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ज्यादा बना हुआ है। ओके, तो इसीलिए आप कह रहे होगे कि मैम हमें बहुत ही बेसिक चीजें बता रही है जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको जब आप टीचर बनोगे तो आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। करेक्ट, ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। इसीलिए डोंट लुक एट दिस पेपर। मार्क्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी तो आपको मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड मतलब सिर्फ आपको टीचिंग की वो नॉलेज चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए जो क्वेश्चन लेवल जो होता है वो बहुत इजी होता है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, सो लुक एट दिस पेपर एज अ प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है, जो आप फ्यूचर में जिसका यूज कर पाओ। एब्सोल्यूट करेक्ट। तो अब हम ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि टीचिंग के एम्स क्या क्या होने चाहिए। सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट दे आर आस्किंग इन योर एग्जाम्स टू। ओके, तो लैंग्वेज यही होगी ऐसा नहीं है, दे माइट आस्क यू इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, बट यू शुड नो द करेक्ट concept of it or gist of it. Okay, that's it. So the first objective is to bring desired changes in students attitude. ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास नॉलेज बहुत सारा है, बहुत होशियार है वो, लेकिन उनका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं है। टुवर्ड्स टीचिंग हो, टुवर्ड्स टीचिंग रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो मान लो कि उनको पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती, वो पढ़ते ही नहीं है, नॉलेज बहुत है उनके पास लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है। तो एज अ टीचर आपका क्या काम रहेगा? टू डिजायर चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। तो आपको उनको वो एटीट्यूड उनका चेंज करना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। करेक्ट, उसके बाद है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। उनका बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा, उनका कंडक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे।
एक अच्छे स्टूडेंट के साथ ही वो एक अच्छे सिटीजन भी बनेंगे। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आप मुझे आपकी ही तरफ से जो आंसर आया है मुझे, तो आप उनका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मतलब आप उनको जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करोगे, नॉलेज आप उनको दोगे। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो लर्निंग, अब स्टूडेंट का कैसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन उनको राइट वे नहीं पता होता पढ़ने का। सो एज अ टीचर आपकी क्या ड्यूटी है, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स। वो किस तरह से अच्छे वे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो स्किल्स आपको उनमें डेवलप करनी है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यू शुड नो दैट हाउ टू मेक द स्टूडेंट बिलीव इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, दे शुड बिलीव फर्स्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू शुड बिलीव, आपको बिलीफ होना चाहिए आप जो पढ़ा रहे हो उसमें, एंड देन दिस यू व्हाट एज अ टीचर आपका क्या काम रहेगा कि वही आप स्टूडेंट में भी वो भरोसा लाओगे। ठीक है, कि ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसका यूज क्या है, पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या बनूंगा, क्यों मुझे पढ़ने की जरूरत है, ये सब चीजें आएंगी फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ में। ओके, and the last important objective of teaching is to become a social and effective और efficient members of society। जैसे साइली ने कहा कि teaching build student in such a way that stand as a good citizen, है ना, in society। That particular thing is here, to become a social and efficient members of society। Okay, are we clear with all these objectives? क्या क्या aim होना चाहिए टीचिंग का? Just tell me, are you all clear with all these things? Okay, let's move ahead with our new topic। Okay, अब हमने objectives भी देख लिए, हमने concept देख लिया, हमने objectives देख लिए। Now comes the next topic which is levels of teaching। लेवल कौन कौन सी होती है टीचिंग की, ठीक है। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है मेमोरी लेवल। सेकंड उसके बाद आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड जो होती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो जैसे हमने पहले देखा था, जैसे हमने 3 जो फेजेस देखे, हाँ, इंट्रोडक्टरी फेज देखा, फिर हमने डेवलपमेंट फेज देखा और इवैल्यूएशन फेज देखा। इट इज क्वाइट सिमिलर टू इट, एकदम उसके साथ रिलेट मत कीजिए, लेकिन उसी तरह से ये 3 लेवल्स आती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है, मेमोरी लेवल, देन कम्स द अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन कम्स द रिफ्लेक्टिव लेवल। नाउ लुक एट दिस सेकेंड इमेज। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर इमेज विल टेल यू कि ये 3 जो लेवल्स होती है, हाउ दीज लेवल्स वर्क। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द मेमोरी लेवल। तो ये जो पर्टिकुलर है इसे हम कह सकते हैं मेमोरी लेवल। ठीक है, ये जो है ये होती है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे तो ये पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड रहेगा। मेमोरी लेवल में बस आपकी मेमोरी शार्प की जाती है, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल में आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। अल्फाबेट्स, ये क्यों अल्फाबेट्स आपको सीखने होते हैं, क्या ये कुछ मैटर नहीं करता ये पर्टिकुलर स्टेज में, मेमोरी लेवल में। ठीक है, बस आपको टीचर ने बोला है तो आपको वो लर्न करना है। टेबल्स,
टीचर ने बताए हैं वो ए के बाद बी ही क्यों आता है, बी के बाद सी ही क्यों आता है, ये सोचने की कैपेसिटी नहीं होती आपकी इस पर्टिकुलर लेवल में। ओके, तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, आपको बस ये बेसिक चीजें स्टूडेंट को बतानी है। जैसे मैथ्स ले लो, मैथ्स के फॉर्मूलाज, मैथ्स के जो फॉर्मूले आते हैं वो भी आप मेमोरी लेवल में कंसिडर कर सकते हो। वो क्यों वैसा फॉर्मूला है वो आप नहीं पूछ सकते, बस वो फॉर्मूला है तो वो आपको याद करना है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। तो इसका ये जो पर्टिकुलर मेमोरी लेवल है ये कंप्लीटली टीचर बेस्ड होता है। जो भी टीचर ने बताया है वो आपको एज इट इज लर्न करना है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू व्हेनेवर यू आर at the memory level. Okay, after the memory level you will move ahead to the next level, that is the understanding level. Okay, so I'm extremely sorry for the inconvenience that you faced. So let's continue. Is my voice audible? There was a small issue from my side. I just cleared with that. Shall we move ahead? Tell me, are you clear with the memory level? ओके ओके, आई गॉट योर आंसर्स। सो अब हम मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब बढ़ रहे हैं, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि आप एक स्टेप आगे जाते हो जिसमें अब आप अंडरस्टैंड करने लगोगे चीजों को। इसमें जैसे मेमोरी लेवल में आपने अल्फाबेट्स लर्न कर लिए, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या करोगे, उनके वर्ड्स बनाना सीखोगे। ओके, वर्ड्स बना लिया आपने, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये। तो इसमें आप वर्ड्स बनाओगे, वर्ड्स के आप सेंटेंसेस बनाओगे, कौन सा वर्ड मिला के क्या वर्ड बनेगा ये आप सोचोगे, फिर इसमें आप अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस आपकी बढ़ेगी। ओके, एंड जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी देन यू विल मूव फर्दर विद द रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आप जो है वो आंसर करना सीखोगे। ओके, तो मेमोरी लेवल में आपने सब सिर्फ मेमोरी में स्टोर किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि यही चीजें ऐसी क्यों है, राइट, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में आपने उसका आंसर दिया। तो जो आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हो, ओरली आप बता रहे हो या आप लिख रहे हो, दैट विल कम इनटू रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल में सिर्फ आपके ब्रेन में सब स्टोर हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्रोसेस स्टार्ट हुई,
कुछ भी लर्न करने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अंडरस्टैंड किया है, वो आपने पेपर पे नोट डाउन किया या वो सब आपने रिफ्लेक्ट किया। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, तो आप मुझे आंसर क्या देते हो, यस मैम। तो यस मैम जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव मुझे मिला, रिफ्लेक्शन हुआ, वो आपने जो कुछ अंडरस्टैंड किया है उसका वो रिफ्लेक्शन हुआ। करेक्ट? ओके, सो ये 3 बेसिक जो है, तो सबसे प्राइमरी जो होती है, जैसे जो प्राइमरी स्कूल, जो किंडरगार्टन स्कूल्स में जब स्टूडेंट प्री प्राइमरी में होता है, नर्सरी में होता है या जूनियर केजी, सीनियर केजी में होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, मेमोरी लेवल में होता है वो स्टूडेंट। ओके, उसके बाद जब वो जूनियर में पहुंचता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में होता है, तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड उसके बाद आता स्टार्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करता है, आंसर लिख के बताता है या ओरली चीजें बताता है। ओके, तो ये हो गई लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये हमने अलग अलग लेवल्स देखे टीचिंग के। अब स्टूडेंट हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया, देन डू लेट मी आस्क अगेन, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप ये पेपर देने वाले हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे सालों में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर। सो प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी has 6 categories. What are these 6 categories? Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Okay, ये ब्लूम जो थे उन्होंने सबसे पहले ये वाला बनाया था। ये 6 कैटेगरीज में इस टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया था। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने कब किया था, ये 1956 में, एंड लेटर ऑन इट इज नाउ चेंज। फिर 2001 में इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ इसमें देखिए, जैसे पहले ये नाउन बेस्ड था, जैसे नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है। अब वो चेंज हो गया टू वर्ब फॉर्म, जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। अब आप ये देख सकते हो जहां पे ये सिंथेसिस था तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। थोड़े से इसमें लेवल में भी चेंजेस हो गए, सिंथेसिस ऊपर चला गया और इवैल्यूएशन नीचे आ गया। ओके, तो जैसे पहले सिंथेसिस होता था फिर इवैल्यूएशन होता था, अब पहले इवैल्यूएट होता है फिर क्रिएट होता है। सिंथेसिस मतलब क्रिएट हो गया है अब। ओके, yes, Bloom was a theorist, okay, and he came with this particular concept. Okay, this is a triangle. Taxonomy is this particular triangle that we are talking about. Okay, so let's continue. सो फर्स्ट जो है, सबसे लोएस्ट, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है, कभी भी ये पूरे को ऐसे ऊपर से नीचे मत देखिए, ऑलवेज लुक एट दिस कोन फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। ओके, हमेशा नीचे से ऊपर तक देखने की कोशिश कीजिए इसे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है ये हमें क्या कहता है, नॉलेज जो हमारा है
तो नॉलेज में ये फर्स्ट स्टेप है, नॉलेज जो है ये फर्स्ट स्टेप है। तो नॉलेज में क्या आता है, सिर्फ जो भी नॉलेज आप देना चाहते हो वो नॉलेज यहाँ पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, उसके बाद नॉलेज मिल गया अब आपको, फिर कॉम्प्रीहेंशन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रीहेंशन? टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सुना होगा वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो आपको नॉलेज मिल गया फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद आपको क्या होगा, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, अंडरस्टैंड हो गया, फिर आप अप्लाई करोगे उसको। एप्लीकेशन मतलब टू अप्लाई, ठीक है। तो अप्लाई करोगे, फिर आप एप्लीकेशन होगा उसका, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है। नॉलेज पहले मिला आपको, उसके बाद आपने उसको अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, उसके बाद आप उसको अप्लाई करके देखोगे। देन यू विल गो टू द एनालिसिस फेज। एनालिसिस करोगे आप, पूरे जो कुछ भी आपने अप्लाई किया है उसको, उसका एनालिसिस करोगे। देन यू विल गो टू द सिंथेसिस फॉर्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। कीप दिस इन माइंड। मान लो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपको गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिली, बाइक, ओके। यू गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बाइक फर्स्ट, नॉलेज अबाउट द बाइक। देन व्हाट यू विल डू ना, यू वांट टू लर्न इट, so you will understand the whole bike correctly, okay। आपने वो बाइक को समझने की कोशिश की कि क्या इसका है, फिर आपने एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन मतलब आप चलाने की कोशिश की आपने उसको, जो भी नॉलेज है आपका, आपने सीखा, ब्रेक दबाते हैं, क्लच दबाते हैं, क्लच, फिर गियर चेंज करते हैं, ये सारी चीजें फिर आपने अप्लाई करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद फिर एनालिसिस आता है। अब आपने अप्लाई करके तो देख लिया, लेकिन अब आपको उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। जैसे इंटरनल, जैसे मोटर है, मोटर कहाँ होती है उसकी, इंजन कहाँ होता है उसका, फिर कौन सी वायर कहाँ पे जुड़नी चाहिए, ये सारी चीजों का फिर आप एनालिसिस में आप उसका इंफॉर्मेशन लोगे, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने डिसमेंटल कर लिया, यहाँ पे पूरा बाइक खोल के आपने देखा यहाँ पे, करेक्ट। फिर ये बाइक जब आपने खोल के इंटरनल पार्ट्स देखे, फिर आप सिंथेसिस करोगे। सिंथेसिस मतलब वापस उन चीजों को जोड़ना। इसमें आपने पूरा का पूरा खोल लिया सब, क्योंकि आपको उसके इंटरनल पार्ट्स देखने थे। अब आप क्या करोगे, सिंथेसिस करोगे। सिंथेसिस में आप क्या करोगे, वापस वो सारे जोड़ दोगे। अब जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही उन्हें जोड़ो वापस, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि आप उसके नए वे में, अब आपको इंटरनल पार्ट्स भी पता चल गए, अब आप क्या सोचोगे, मुझे ये चीजें तो आ गई, चलो नया कुछ करके देखते हैं, ठीक है। फिर वो आपने सिंथेसिस फेज में किया, एंड देन फिर आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। इवैल्यूएशन में कि कितना आपको समझ आया है, क्या हुआ है, उसका टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस पुराना था, ये जो वर्ड्स थे ये सारे नाउन फॉर्म में आते थे। अब फिर बाद में 2001 में क्या रियलाइज हुआ कि ये सारे तो वर्ब्स हैं, मतलब ये तो एक्शंस है जो हम करते हैं, इसीलिए इनको कन्वर्ट किया गया इस पर्टिकुलर वर्ड्स में, ठीक है। तो नॉलेज का बन गया रिमेंबर, मतलब आपको चीजें यहाँ पे याद रखनी है सिर्फ कि ये क्या है, बाइक है, ठीक है, या बाइक के नाम जो भी है। फिर आपने उस बाइक को अच्छे से समझने की कोशिश की, जो आ गया अंडरस्टैंड। फिर आपने उसको अप्लाई किया। अप्लाई मतलब आपने उसको चला के देखा, या वो नॉलेज को सिर्फ आपने अप्लाई करके देखा। उसके बाद एनालिसिस किया, आपने इंटरनल पार्ट्स उसके एनालाइज किए, उनको स्टडी किया। फिर आपने इवैल्यूएट किया, मतलब फिर आपने उसको टेस्ट किया, टेस्ट ड्राइव ले लिया आपने एक, टेस्ट राइड ले लिया आपने एक, और लास्ट थिंग है क्रिएट।
फिर अब सिंथेसिस जो था वो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब वापस जो उसको जोड़ते हो तो वो न्यू कुछ तो बन सकता है। तो वैसे ही आप टेस्ट आपने कर ली, उसकी टेस्ट कर ली पूरी तरह से कि जो भी आपने सीखा है यहाँ पे क्या वो करेक्ट है या नहीं है। फिर आपने कुछ तो नया उसमें से क्रिएट करने की कोशिश की। ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल वर्क्स। ठीक है, अब इसमें, हाँ, अब इसमें कुछ डाउट्स है? यस, करेक्ट, हमने कंबाइन किया। इज दिस होल कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू नाउ? ये जो है ये 6 कैटेगरीज है। ये बेसिक चीज आप हमेशा याद रख लो कि ये 6 कैटेगरीज है। ओके, और ये किस लिए हेल्प होता है? ये जो हमारे लेवल्स है, 3 लेवल्स है, उनको अंडरस्टैंड करने में ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसी के अंडर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आता है। ओके, ओके, आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट द होल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक और चीज होमवर्क के लिए देना चाहूंगी। हमने कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से स्टडी कर लिया। ओके, तो अब मैं चाहती हूं कि आप इसके पीछे की हिस्ट्री ढूंढे। ओके, कि ये कैसे इन्वेंट हुआ था, क्या हुआ था, ब्लूम्स ने क्या किया था, ये सब चीजें आप उसके जो भी स्टोरी है इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पीछे, वो अब आपको ढूंढनी है। ओके, सो दैट आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस आपको इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो बैकग्राउंड है, वो बस आपको अब पता लगाना है। ठीक है, तो दिस वाज इट। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हम देखेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं दिस ओवरऑल टॉपिक पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल यू डू टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से क्या करोगे आपके स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए? क्या आप अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या गेट रूल्स ऑफ कंडक्ट, क्या गेट द रूल्स ओबेड, या बैनिश देम? क्या लगता है आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? Yes, Sangram, see, this is how the questions are asked. Okay. Sangapriya said the option should be A. Then Vishal said the options should be B. Why, Vishal? Why do you think that the option should be B? अगर मान लो अगर आप रूल्स ऑफ कंडक्ट लेके आते हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट सभी आपका सुनेंगे? आप रूल्स लेके आए तो वो फॉलो ही करने पड़ेंगे। अगर आपके रूल्स उन्हें नहीं पसंद आए हो तो यस, यस, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, बस जनरल क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। तो ध्यान दो कि इसमें से ये देखो, अब यहाँ पे सिर्फ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कि इसमें से आप क्या करोगे तो आपके बच्चों का क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन बढ़ेगा या डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे आपके बच्चे। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है,
Yes, correct. It comes under the nature of teacher, or it comes under the, you can call it under the objectives of teaching too. ठीक है, because this is also one of the objective कि discipline कैसे आएगा students में. ठीक है, तो the correct answer is A. ठीक है, A option, मतलब क्या option आ गया आपका correct? This one, allow the students, allow them to take the responsibilities. आप जब स्टूडेंट को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाओगे तभी जाके वो एक अच्छे से वो डिसिप्लिन उनको पता चलेगी. ठीक है, आपको उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगाओ आप स्टूडेंट्स को, तो देखना कि वो स्टूडेंट कितने अच्छे तरह से समझते हैं उस पूरी चीज को. ओके, ए करेक्ट ऑप्शन है अजय, एब्सोल्युटली करेक्ट. द ऑप्शन शुड बी ए. नेक्स्ट देखो, फॉर गुड लर्निंग इट इज अ मस्ट फॉर द स्कूल टू हैव. गुड लर्निंग के लिए एक स्कूल के पास क्या होना जरूरी है? दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये. वास्ट ओपन एरिया, क्या सिर्फ वास्ट ओपन एरिया होने से बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, या अ गुड लाइब्रेरी, या बिग प्लेग्राउंड, या गुड स्टूडेंट्स रूम? नाउ स्टूडेंट, आप अगर देखोगे तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कूल के लिए या किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए. लेकिन उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दिस वन, ए. सॉरी, द आंसर शुड बी बी, अ गुड लाइब्रेरी. B, correct. B is the correct answer. Good students रूम होके फायदा क्या है अगर वहां पे बुक्स नहीं होंगी? सिर्फ स्टूडेंट की अच्छी रूम है, फैंसी रूम है, तो क्या उसका यूज होगा? नहीं होगा. तो गुड लाइब्रेरी होना इंपॉर्टेंट है जहां पे वो अच्छे से पढ़ सकते हैं. ओके, आई नो कि आपको लग रहा होगा कि स्टूडेंट्स रूम मतलब आप यही कहना चाहते थे जहाँ पे शांति होगी और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, स्टूडेंट अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे. लेकिन उससे भी बेटर, नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में, कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है. B and D are almost similar. Now here comes your knowledge. ठीक है, जहां पे आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा. तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज अ गुड लाइब्रेरी. लाइब्रेरी होगी तो वहां पे तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी होता है, वहां पे बहुत सारे बुक्स प्रेजेंट ऑलरेडी होते ही है. यस, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अ गुड लाइब्रेरी. ओके, तो दिस इज द सेकेंड. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टीचिंग लेवल्स आर अवेलेबल? कितने टीचिंग लेवल्स अवेलेबल है? 1, 2, 3 या 4? हमने कितने टीचिंग लेवल्स अभी स्टडी किए? यस, हमने 3 स्टडी किए थे, तो आंसर क्या है? 3. कौन कौन से 3 है? कौन कौन से 3 लेवल्स है टीचिंग के? मेमोरी लेवल एक है, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एक है, और थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल एक है. ओके, यस, लेवल्स ऑफ टीचिंग वो तो वेज हो गए. यस, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गोल ऑफ टीचिंग इज, व्हाट इज द गोल ऑफ टीचिंग? टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज, टू इम्पार्ट नॉलेज, या डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर. हमने जो ऑब्जेक्टिव देखे उसके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यहाँ पे भी
आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इसमें से हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको क्या ढूंढना है, मेन एम, मेन गोल क्या होता है टीचिंग का। द आंसर शुड बी डी, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमेशा याद रखो, इम्पार्ट टू इम्पार्ट नॉलेज, ये तो होता ही है, लेकिन एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है डी, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। ये हमने जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स देखे तब हमने ये स्टडी किया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। कैसे ऑर्डर है हमारे टीचिंग का, मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, then reflective level and then pedagogical level of teaching। मतलब ये तो हमने अभी तक स्टडी नहीं किया pedagogical, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2 and 3, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर। पहले मेमोरी लेवल होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, ये तीनों लेवल का जो स्टेप्स है वो हमेशा याद रखिए, पहला कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है और तीसरा कौन सा आता है। ठीक है, तो दिस was it all about today's class। हमने क्या क्या स्टडी किया आज, हमने कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने मीनिंग देखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, हमने लेवल्स देखे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किया जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज डू द रिवीजन ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? नाउ टेल मी, ओके, यस, देयर इज नो टाइम फिक्स। अभी हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है। कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है और सैटरडे तक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। यू कैन डेली ज्वाइन मी ऑन द सेम चैनल एट करेक्ट 11 AM। ओके, कल से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टू लर्न अ वेरी न्यू टॉपिक, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्लियर कर रही हूँ आपके सारे डाउट्स। ओके, और आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड। ठीक है, सो हम आप रिवाइज कीजिए ये सारे टॉपिक्स, और अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक में और, तो प्लीज कमेंट कीजिए उसको, तो दैट आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। ओके, या it was my immense pleasure to teach you all, and see you tomorrow for our next lecture. Okay, till the time we meet next, happy learning.